So hello everyone, welcome back to a new session. My name is Atul Rajput and as you know, few weeks back Department of Personnel and Training ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था in which they had changed the cadre allocation policy for the all India services. जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू जो सेलेक्ट होते हैं, जो भी ऑल इंडिया सर्विस में सेलेक्ट होते हैं, जब भी उन्हें कैडर एलोकेट होता है तब एक पॉलिसी के थ्रू वो एलोकेट होते थे एंड विद द रीसेंट डेवलपमेंट रीसेंट डॉक्यूमेंट ये पॉलिसी में चेंजेस आए हैं. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट द ओल्डर पॉलिसी एंड जो न्यू पॉलिसी हमारी आई है हाउ इट वर्क्स इन अ ब्रॉडर वे. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस इट. तो जो हमारी सबसे पहले जो हम इससे पहले जो पॉलिसी फॉलो करते थे उसमें इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट जोन्स. तो जो भी कैंडिडेट्स होते थे उन्हें प्रेफरेंस डालनी होती थी इन द जोन्स कि उन्हें किस जोन में जाना है, रैंकिंग वाइज, प्रेफरेंस वाइज. एंड उन जोन्स में भी उन्हें जो स्टेट्स एलोकेटेड हैं उस जोन के अंदर उस जोन में किस प्रेफरेंस में काम करना है. ओके, तो जो कैंडिडेट्स थे उनके पास पहले दो चॉइसेस होती थी. फर्स्ट जोन प्रेफरेंस, देन उन्हीं जोन में स्टेट प्रेफरेंस. ओके, तो इससे क्या हो रहा था, जो भी कैंडिडेट्स हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वांट्स टू वर्क नियर देयर होम और इन देयर होम. ओके, तो सबको होम ही पोस्टिंग चाहिए होती थी. उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो या तो अपने होम में ही रह रहे थे या फिर होम के आसपास वाली जो स्टेट्स हैं उसी में रह रहे थे, बिकॉज ऑप्शन भी दिया गया था उनको, एक प्रेफरेंस दी गई थी कि, और वो मोस्टली अपनी स्टेट में या फिर अपने आसपास की स्टेट में ही काम कर रहे थे. इसकी वजह से क्या हो रहा था, दिस जो हमारी ऑल इंडिया सर्विस है दिस वाज ओनली ऑन पेपर, इन प्रैक्टिकल नहीं हो रही थी. ऑन फील्ड ऑल इंडिया सर्विसेज वर्क नहीं कर रही थी बिकॉज सबको अपने घर की पोस्टिंग चाहिए होती थी. ओके, उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से रीजनाइजेशन हो रहा था, यूनिफिकेशन इंडिया का अच्छे से नहीं हो रहा था, डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा था, इंटीग्रेशन इंडिया का अच्छे से नहीं हो पा रहा था. ओके, सो दिस वाज द प्रॉब्लम विद द ओल्डर पॉलिसी. नाउ न्यू पॉलिसी में इन्होंने क्या किया है, न्यू पॉलिसी में सबसे पहले तो जो 5 डिफरेंट जोन्स थे उन्हें हटा दिया गया है एंड दे हैव क्रिएटेड 4 डिफरेंट ग्रुप्स in which they have arranged the states as a cadre alphabetically. ओके, जैसे ग्रुप 1 में हमारा आर्गुमेंट आता है आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, देन बिहार, देन छत्तीसगढ़. तो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, अल्फाबेटिकल ये कर रहा है. फॉर एग्जांपल ए से आर्गुमेंट आंध्र प्रदेश, ए से असम मेघालय, ए से, देन ए के बाद आता है बी तो बिहार, देन सी तो छत्तीसगढ़. ओके, तो अल्फाबेटिकली वे में ये चारों ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं. ओके, तो वो जोन्स हटा दिया है, ये 4 ग्रुप्स क्रिएट कर दिए गए हैं. ओके, नाउ जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास अगर उन्हें होम कैडर में जाना है, अपनी खुद की जो उनका परमानेंट एड्रेस है उसी वहीं पे काम करना है, तो इन दिस दे हैव ओनली वन चॉइस, आइदर टू चूज इफ दे आर विलिंग टू वर्क इन देयर होम कैडर और नॉट. यही उनके पास एक चॉइस है. इससे पहले क्या था, दो चॉइसेस होती थी, एक जोन में प्रेफरेंस डालनी होती थी एंड उस जोन में जो स्टेट्स हैं उसमें भी प्रेफरेंस डालनी होती थी. तो वहां पे उनके पास चॉइसेस ज्यादा थी. बट इन दिस पॉलिसी उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है एंड दैट पॉलिसी इज वेदर दे आर विलिंग टू वर्क इन देयर होम और नॉट. दिस इज द ओनली चॉइस दे हैव. ओके, एंड उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनका एलोकेशन होता था इन डिफरेंट कैडर्स. अब इसमें भी कैसे होता था, नाउ अब कोई भी अगर कैंडिडेट है जो रैंकिंग लिस्ट आती है उसमें अगर उसे होम स्टेट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये दो बातों पर डिपेंड करता है. फर्स्ट, क्या वो काम करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं, देन उनका रैंक, क्या उनका रैंक है उसके बाद वैकेंसी, क्या जहां भी वो काम करना चाहते हैं वहां पे इनसाइडर की वैकेंसी है या फिर नहीं है. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स. फर्स्ट देयर रैंक, कि उनकी रैंक क्या है, सेकंड इज क्या वैकेंसी है जहां वो काम करना चाहते हैं वहां या नहीं. ओके, अगर वहां वैकेंसी होगी तो उन्हें एज एन इनसाइडर उन्हें होम कैडर मिल जाएगा, अगर वैकेंसी नहीं होगी तो उन्हें नहीं मिलेगा. ओके, नाउ लेट्स सी, इसमें जब भी कैडर एलोकेशन होगा, जब भी जो कैंडिडेट्स हैं जो उनकी रैंकिंग लिस्ट आ गई, तो सबसे पहले इनसाइडर्स जो भी हैं वो एलोकेट होंगे. ओके, तो जो भी हमारी रैंकिंग लिस्ट आएगी उसमें सीरियल नंबर वाइज सबके रैंक्स लिखे होंगे. ओके, तो मान लो अगर 30 आईएएस इनसाइडर्स की जरूरत है. ओके, 30 आईएएस इनसाइडर्स की जरूरत है एंड वेट अ सेकेंड, 30 इनसाइड आईएएस की जरूरत है एंड 40 आउटसाइड्स की जरूरत है, आउटसाइडर्स की जरूरत है. तो टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 70. ओके, अब रैंक वाइज
फॉर एग्जाम्पल जो हमारा रैंक 1 है, मान लो वो हिमाचल प्रदेश से है, एंड दे आर विलिंग, ही इज विलिंग टू वर्क इन द हिमाचल एज वेल। ओके, तो ये पहले उसे चूज करना पड़ेगा, उसने चूज भी कर रखा है। उसके बाद देखा जाएगा कि हिमाचल में क्या इनसाइडर के लिए आईएएस की वैकेंसी है या फिर नहीं है। अगर है तो फिर रैंक 1 को हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, उसे होम कैडर मिल जाएगा। देन अगेन जो हमारा रैंक 2 है उसने उसे आईएएस तो मिल रहा है, प्लस उसे यूपी में काम करना है, तो ये चीज देखी जाएगी कि यूपीएससी में आईएएस के लिए इनसाइडर की वैकेंसी है या फिर नहीं है। अगर है तो मिल जाएगी, अगर नहीं है वैकेंसी तो नहीं मिलेगी। ओके, और एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमारा रैंक 3 है, तो ये महाराष्ट्र नहीं, ये भी यूपी जाना चाहता है, ये ऑल्सो वॉन्ट्स टू गो टू यूपी, बट यूपी में एक ही सीट थी इनसाइडर के लिए, आईएएस के लिए, तो अगर वो उससे ऊपर वाले रैंक को मिल गई तो उसे वो नहीं मिलेगी। वाई? बिकॉज एक ही वैकेंसी थी, जो रैंक ऊपर वाला था उसे मिल गई, जो अगर नीचे वाला स्टिल वही मांग रहा है बट वैकेंसी नहीं है तो वो नहीं मिलेगी। तो दिस इज हाउ जो इनसाइडर्स टॉप 30 उन्हें चाहिए एज एन आईएएस इनसाइडर के लिए, होम कैडर के लिए, तो इसी हिसाब से आगे ये चीज प्रोसेस फॉलो होता रहेगा। और जहां भी 30 इनसाइडर मिल जाएंगे उन्हें एज एन आईएएस, वहां पे वो इनसाइडर लेना बंद कर देंगे। ओके, सो जब भी कैडर एलोकेशन होगा सबसे पहले इनसाइडर्स एलोकेट होंगे, उसके बाद कौन एलोकेट होगा? उसके बाद हमारे एलोकेट होंगे पीडब्ल्यूबीडी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। अब इनके साथ क्या होगा, इनके पास एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स दो ऑप्शन है। सबसे पहले उन्हें चूज करना है, आर दे विलिंग टू वर्क इन देयर होम कैडर और नॉट। ओके, सेम ऑप्शन हो गया जैसा बाकी लोगों के पास है, बट पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के पास एक और ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि जब वो क्या वो अपने होम में काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो ठीक है, प्लस एक और ऑप्शन होगा कि अगर उन्हें वो होम कैडर ना मिले तो फिर वो किस स्टेट में काम करना चाहते हैं। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि अगर उन्हें होम कार्टर मिल गया तब तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो जो उनकी सेकंड बेस्ट प्रेफरेंस है कि जहां वो काम करना चाहते हैं वहां उन्हें एलोकेट कर दिया जाएगा। लेट इट बी वहां पे वैकेंसी है या फिर नहीं है। अगर वैकेंसी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वैकेंसी क्रिएट की जाएगी फॉर देम। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, बिकॉज उन्होंने एग्जाम भी क्रैक किया है, वो उनके पास थोड़ी डिसेबिलिटी भी है, दैट्स वाई उनके पास इस चीज़ का एडवांटेज है। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, ताकि वो अपने स्टेट के आसपास ही रहें। ओके, जहां वो रहना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो इनसाइडर्स हैं वो एलोकेट हो गए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एलोकेट हो गए। देन हमारे आते हैं आउटसाइडर्स। अब आउटसाइडर्स में क्या होगा? सबसे पहले रैंकिंग की जाएगी, जो जो हमारे इनसाइडर्स रह गए थे उन्हें ऊपर रखा जाएगा, और जो आउटसाइडर्स हैं जो अपने होम क्वार्टर में काम करना नहीं चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, और वो लिस्ट अलग होगी। ठीक है, जो हमारी रैंकिंग लिस्ट थी उसके हिसाब से नहीं होगी। रैंकिंग लिस्ट में जो इनसाइडर्स एलोकेट हो गए हैं और जो पीडब्ल्यूबीडी एलोकेट हो गए हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। उसके बाद एक न्यू लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें अगेन सीरियल नंबर वाइज जो रैंक्स हैं वो आगे चलती जाएंगी, जो जो रिमेनिंग है। अब उसमें क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अब इसमें हमारा होगा साइकिल फॉलो। कौन सा साइकिल? हमारा ग्रुप्स का साइकिल फॉलो। ओके, कैसे? फॉर एग्जाम्पल जो हमारा रैंक 2 है उसे इनसाइडर की सीट नहीं मिली, एंड जो हमारा आगमुट है उसमें आउटसाइडर की वैकेंसी है, आउटसाइडर की वैकेंसी है, तो उन्हें सीधा डाल दिया जाएगा आगमुट में। ठीक है, देन हमारे रैंक 5 है। ओके, ये भी आउटसाइडर हैं, तो फिर देखा जाएगा आंध्र प्रदेश में आउटसाइडर की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, देन आगे चलो असम मेघालय, क्या यहाँ पे आउटसाइडर की रिक्वायरमेंट है? अगर है तो रैंक 5 को वहां भेज दिया जाएगा। ओके, देन रैंक 6 वो भी एज एन आउटसाइडर, अगर बिहार में वैकेंसी नहीं है आउटसाइडर के लिए, छत्तीसगढ़ में है तो उन्हें छत्तीसगढ़ में भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही ये साइकिल फॉलो होगा, एंड सबसे पहले जो इनसाइडर्स हैं उन्हें फॉलो किया जाएगा बिकॉज उनका रैंक अच्छा है, जस्ट बिकॉज की उनके यहाँ वैकेंसी नहीं थी, या फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस स्टेट में उन्हें वैकेंसी चाहिए थी या तो थी नहीं या फिर ऑलरेडी फिल हो गई, तो फिर उनका रैंक तो अच्छा है। दैट्स वाई जो बाकी स्टेट्स हैं उन्हें अच्छे रैंक के भी ऑफिसर्स मिल सकें, इस चीज के लिए ये चीज की गई है। ओके, तो इसी हिसाब से बाकी पूरी लिस्ट ये चलती रहेगी, एक एक करके जो जो स्टेट्स हैं उनमें देखा जाएगा कि उनमें रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। ओके, देन अगेन एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट आती है कि इस साल ग्रुप 1 से ये चीज स्टार्ट होगी। ओके, जब आउटसाइडर्स की एलोकेशन होगी तो ग्रुप 1 से स्टार्ट होगी, बट जब 2027 में अगेन ये फिर से एलोकेशन होगी देन ग्रुप 2 से ये चीज स्टार्ट होगी।
देन अगेन 2028 में जब पेपर होगा ये दोबारा, जब फिर से कैडर्स एलोकेट होंगे, तो स्टार्ट होगा ये साइकिल ग्रुप 3 से। देन अगेन 2029 में जब पेपर होगा तब ग्रुप 4 से होगा, और खत्म किस पे होगा? ग्रुप 3 पे होगा। ओके, ये क्यों किया गया है? ताकि ऐसा ना हो कि जो हमारे अल्फाबेटिकली जो हमारे स्टेट सबसे ऊपर हैं, ए से जो आते हैं, उन्हें ही टॉप के कैंडिडेट्स मिलते रहें। ये चीज चेंज होती रहे, डाइवर्सिफाई होती रहे, एंड मोर रैंडमाइज हो सके, ताकि इंटीग्रेशन अच्छे से हो सके, डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, यूनिफिकेशन अच्छे से हो सके ऑल ओवर द इंडिया। ऐसा ऐसा ना हो कि कुछ स्टेट्स को ही अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स मिल रहे हैं। ओके, डाइवर्सिफाई कर सके, ताकि सारी ही स्टेट्स को टॉप रैंकर्स अभी नहीं तो अगले साल, नहीं तो उसके अगले साल, नहीं तो उसके अगले साल मिलते रहें। ये चीज इसलिए की गई है। ओके, सो दिस इज द पॉलिसी। इस वे में, ब्रॉडली इस वे में आपका, जब आप एज एन कैंडिडेट एग्जाम क्रैक करोगे, जब आपको कैडर्स एलोकेट होंगे, तो इस वे में होंगे। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट नाउ। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो आप देख सकते हो। लाइक सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आर यू विलिंग टू बी एलोकेटेड इन देयर होम और नॉट। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा। ओके, देन आपसे साइकिल्स बताई गई हैं 1 से लेके 25, देन 25 से लेके 26। ओके, देन आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी जो इनसाइडर की वैकेंसी है, अगर अनरिजर्व की वैकेंसी है, अगर अनरिजर्व कैंडिडेट नहीं है, तो फिर वो किसको मिलेगी? तो फिर वो मिलेगी वो एसटी को। बट गिवन कि एसटी की आउटसाइडर की वैकेंसी होनी चाहिए, तो इट इज लाइक एन एक्सचेंज। ओके, तो और अगर एसटी भी नहीं है तो फिर एससी। ओके, एंड अगर एससी भी नहीं है देन हमारा आ जाएगा ओबीसी। ओके, ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट्स हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये चीज काम कैसे करेगी। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू कैडर एलोकेशन पॉलिसी। ये थोड़ी और ज़्यादा रैंडमाइजेशन पे फोकस करती है, बिकॉज अब इससे पहले जो कैंडिडेट्स होते थे वो अप्रोक्सीमेशन यूज करते थे, थोड़ा गेमिफाई कर देते थे कि एटलीस्ट उन्हें अगर होम कैडर ना मिला तो एटलीस्ट उन्हें होम कैडर के आसपास का कोई स्टेट मिल जाए। बट विद दिस मोर रैंडमाइजेशन हैज कम, ज़्यादा रैंडमाइज चीज़ें हो गई हैं, बिकॉज जो साइकिल्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, प्लस जो वैकेंसीज हैं उन पे भी डिपेंड करेगा, प्लस जो कैंडिडेट है उनके रैंक पे भी डिपेंड करेगा। ओके, अब इसी में जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो बहुत सारी लेयर्स आ गई हैं। ओके, इससे पहले उतनी लेयर्स नहीं होती थी। इससे पहले बस दो चीज़ होती थी, जोन और स्टेट। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली लोगों को होम कैडर या बगल वाली स्टेट मिल ही जाती थी। तो इससे और ज़्यादा रैंडमाइजेशन लाएगा, जो कि इंडिया के इंटीग्रेशन के लिए, यूनिफिकेशन के लिए अच्छा ही है। Okay, so thank you so much, and I hope you do understand the cadre allocation policy, which would be implemented from this year only. So thank you so much, and let's meet again.